हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चोला किंगडम के बारे में जानेंगे। तो चोला किंगडम को चोला मंडलम भी कहा जाता था, जो सिचुएटेड था पांड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में, बिटवीन पेनार एंड वेलार नदी के बीच। चोला का मॉडर्न एरिया है अभी का तंजौर और तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट। चोला डिनास्टी साउथ इंडिया की तमिल डिनास्टी थी, जो वर्ल्ड्स हिस्ट्री की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डिनास्टी में से एक थी। उनके पॉलिटिकल पावर का चीफ सेंटर उरैयूर था। उरैयूर इनलैंड कैपिटल था। उरैयूर प्लेस फेमस था कॉटन ट्रेड के लिए, और कॉटन क्लॉथ का ट्रेड चोला एम्पायर का मेन सोर्स ऑफ वेल्थ था। वैसे चोला किंगडम एग्जिस्ट करता था 300 बीसी से लेकर 13 सेंचुरी एडी तक, बट इस पीरियड के दौरान टाइम के साथ साथ चोला के टेरिटोरियल लिमिट्स में चेंज होता गया। यानी कि 3rd सेंचुरी एडी के बाद कालाभ्रास पावर में आ गए, जिससे चोला उनके फ्यूडेटरीज बन गए। फिर जब पल्लवास पावर में आए तो चोला उनके फ्यूडेटरीज बन गए, और फिर 8 to 9 सेंचुरी एडी में चोला फिर से पावरफुल बन जाते हैं और 13 सेंचुरी एडी तक रूल करते हैं। तो इस 1500 ईयर्स के पीरियड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: अर्ली चोलास, डार्क पीरियड, मेडिवल चोलास एंड लेटर चोलास। तो संगम एज में यानी कि 300 बीसी से 200 एडी तक चोला किंगडम ने रूल किए, जिन्हें अर्ली चोलास कहा गया। वैसे अर्ली चोला किंगडम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका मेन सोर्स है संगम लिटरेचर और कुछ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और कुछ दूसरे सोर्सेज भी है, जैसे पेरिप्लस ऑफ इरिथेरियन सी, जो अलेक्जेंड्रिया के एक गुमनाम व्यापारी का काम है। टॉलमी की कृतियां यानी कि टॉलमी का वर्क। महावंश, जो कि सिलोन यानी कि अब का श्रीलंका का बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और अशोकास पिलर। इन सबसे हमें चोला एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। और साउदर्न पेनिनसुला के अलग अलग पार्ट से हमें कालिंगा के राजा खारावेला के हाथी गुम्फ डिस्क्रिप्शन और बाकी न्यूमरस स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले हैं। जान पड़ता है कि 2nd सेंचुरी बीसी के मिडल में चोला किंग इलारा ने श्रीलंका कॉन्क्योर कर लिया था और 50 इयर्स तक रूल किया था। वैसे इलारा कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट रूलर ऑफ चोला डिनास्टी, जबकि चोला डिनास्टी के फेमस रूलर थे कारिकाल। इस पीरियड में पुहार चोला का इंपॉर्टेंट पोर्ट था, टाइगर उनका एम्बलम था, और चोला एक इफिशिएंट नेवी मेंटेन करते थे। वैसे चोला एम्पायर उसके इफिशिएंट नेवी के लिए ही जाना जाता है। तो करिकल चोला, जिन्होंने लगभग 270 बीसी के अराउंड रूल किए, और इनका जिक्र संगम लिटरेचर में भी किया गया है। करिकल नाम का मतलब होता है कन प्लस कलन, यानी कि स्लेयर्स ऑफ एलिफेंट, मतलब हाथी को मारने वाला। अब हाथी मारना ये कोई आम बात नहीं है। हाथी को मारने वाला, इससे क्लियर होता है कि करिकल बहुत ही पावरफुल थे। करिकल का दूसरा मीनिंग होता है द वन विद बर्न्ट लिम्स। ये उनकी कम उम्र में एक फायर एक्सीडेंट की ओर इशारा करता है, जिसमें उनके पैर जल गए थे, और संगम लिटरेचर की एक पोयम इस एक्सीडेंट का एविडेंस है। करिकल चोल फेमस बैटल ऑफ वेनी में जीत के लिए जाने जाते हैं। बैटल ऑफ वेनी में दोनों चेरा और पांड्या ने चोला पर आक्रमण किया था, जिसमें करिकल चोल ने दोनों किंगडम को हराकर जीत हासिल की थी। अभी वेनी की करंट लोकेशन तंजौर है, और बैटल ऑफ वेनी ये करिकल चोल का करियर का टर्निंग पॉइंट था, और करिकल चोल साउथ में एक फर्म पावर के रूप में एस्टेब्लिश हो गए। और कुछ लीजेंड्स का कहना है कि बैटल ऑफ वेनी के बाद करिकल ने पूरे सिलोन किंगडम को जीत लिया था, यानी कि श्रीलंका को। तो करिकल ने इनके द्वारा पुहर या कहे कावेरीपट्टनम की स्थापना की, और 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स की मदद से कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण किया। यानी कि कावेरी नदी पर कल्लनई डैम में स्टोन पर दुनिया का सबसे पुराना वाटर रेगुलेटर स्ट्रक्चर कारिकल चोल द्वारा बनाया गया था। इस वाटर रेगुलेटर स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन मेनली इरिगेशन के लिए कावेरी नदी के पानी को मोड़ने के लिए किया गया था। ये 329 मीटर ऊंचा और 20 मीटर चौड़ा एक ह्यूज डैम है, और आज एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इसके बाद 3 सेंचुरी बीसी में अर्ली चोला किंगडम वीक होता है, जिससे कहा गया है डार्क पीरियड। मतलब चोला रूलर एग्जिस्ट करते थे, बट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वे में। तो इस ट्रांजिशन पीरियड की, यानी कि फ्रॉम द एंड ऑफ संगम एज, दैट इज फ्रॉम द एंड ऑफ 3rd सेंचुरी एडी टू 7th सेंचुरी एडी, इसमें चोला का क्या हुआ, इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यानी कि जब 7th सेंचुरी एडी में पल्लवास और पांड्यास तमिल कंट्री डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं, तो इस ट्रांजिशन पीरियड में चोला का क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
फिर 3rd सेंचुरी एडी से लेके 7th सेंचुरी एडी तक कालाभ्राज डिनास्टी, जिनके बारे में बहुत ही कम जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, उन्होंने तमिल कंट्री पर आक्रमण किया, एग्जिस्टिंग किंगडम को डिस्प्लेस्ड किया और उस दौरान रूल किया। कालाभ्राज के बारे में हम जान चुके हैं, आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। फिर कालाभ्राज को 6th और 7th सेंचुरी में पल्लवाज और पांड्या डिनास्टी डिस्प्लेस कर देते हैं। 3rd सेंचुरी से लेके 9th सेंचुरी तक चोला का क्या हुआ, इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा माना जाता है कि चोला कालाभ्राज और पल्लवा के पावर के समय में उनके फ्यूडेटरीज बन गए थे और चोला ने उरैयूर के पड़ोस में एक छोटे क्षेत्र पर शासन करना जारी रखा, लेकिन बहुत ही छोटी कैपेसिटी में। तो चोला रूल कर रहे थे बट बहुत ही छोटी कैपेसिटी में, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वे में। चोला कम पावरफुल होने के बावजूद पांड्या और पल्लवा ने चोला की प्रिंसेस से मैरिज एक्सेप्ट की, शायद उनकी रेपुटेशन की रिस्पेक्ट रखते हुए। फिर 9th सेंचुरी एडी में चोलास फिर से राइज करते हैं राजा विजयलया के द्वारा। 848 एडी में विजयलया चोला द्वारा चोला रूल रीएस्टेब्लिश किया गया, यानी कि यहाँ मेडिवल चोला पीरियड स्टार्ट होता है। ऐसा कहा गया है कि विजयलया चोला पल्लवास के फ्यूडेटरी थे और विजयलया चोला के टाइम कैपिटल था थंजौर, यानी कि विजयलया ने दोनों पांड्या और पल्लवास को थंजौर एरिया से वाइप्ड आउट करके विजयलया ने जीत हासिल की और इस तरह चोला का राइज हुआ। विजयलया की जीत के बाद उन्होंने थंजौर को रिनोवेट किया और पडुकोट्टई में सोलेश्वर टेम्पल बनवाया। विजयलया के डेथ के बाद उनके सक्सेसर बने उनके बेटे आदित्य चोल द फर्स्ट। आदित्य चोल द फर्स्ट शिव भगवान के भक्त थे, जिस कारण कावेरी नदी के तट पर आदित्य चोल द फर्स्ट ने बहुत सारे शिव टेम्पल भी बनाए। चेरास के साथ आदित्य चोल द फर्स्ट के काफी अच्छे रिलेशन रहे और 907 एडी में उनकी डेथ हो गई। उनके डेथ के बाद उनके सक्सेसर बने उनके बेटे परंटक चोल द फर्स्ट। तो जैसे विजयलया और आदित्य चोल के द्वारा चोला किंगडम की नींव रखी गई, फिर परंटक चोल द फर्स्ट ने चोला एम्पायर को एक्सपांड किए। उनका रियान था 907 एडी टू 955 एडी। परंटक चोल द फर्स्ट ने राजगद्दी संभाली, उसके 3 साल बाद ही उन्होंने पांड्यास पर अटैक कर दिया और मदुरा कैप्चर कर लिया और इस तरह मदुरई कोंडा का टाइटल अज्यूम किया। तो इस तरह 848 एडी से 948 एडी तक चोला बढ़त हासिल करते हैं। फिर 948 और 949 एडी में बैटल ऑफ तकुलम होता है। तो इस बैटल में चोला के नॉर्थ साइड से राष्ट्रकूट आकर इनको हरा देते हैं। राष्ट्रकूट के किंग कृष्णाथ द थर्ड चोला किंग को हरा देते हैं और चोला एम्पायर का नॉर्दर्न पार्ट अपने कब्जे में कर लेते हैं। इस बैटल में चोला के प्रिंस राज आदित्य मारे जाते हैं। राज आदित्य की मदर चेरा की प्रिंसेस थी। अब इससे जान पड़ता है कि तमिलनाडु के चोलास और केरला के चेरास के बीच मैट्रिमोनियल अलायंस था। अब राष्ट्रकूट रामेश्वरम तक जाते हैं और चेरास और पांड्यास दोनों से पैसे लेते हुए उनको अपने अधीन कर लेते हैं और वापस अपनी कैपिटल चले जाते हैं। तो इस तरह 948 एडी से 985 एडी तक 6 चोला प्रिंस चोला कंट्री पर रूल करते हैं, बट ये सारे इनसिग्निफिकेंट रूलर थे और गंधरादित्य चोल ने 955 एडी टू 985 तक रूल किए थे। फाइनली 985 एडी में राजगद्दी पर बैठते हैं राजा चोल द फर्स्ट। राजा चोल द फर्स्ट बहुत ही एबल किंग थे, जिन्होंने नेक्स्ट 20 इयर्स काफी सारी विक्ट्रीज अचीव की। वो सबसे पहले चेरा यानी कि अभी का केरला रीजन, वहां के क्विलोन पर अटैक करते हैं। क्विलोन जिसे अभी कोलम के नाम से जाना जाता है। चेरा की नेवी विच वाज इन त्रिवेंद्रम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट्स पर कब्जा कर लेते हैं। मालदीव्स को कॉन्क्योर कर लेते हैं। मदुराई को कॉन्क्योर करके पांड्यास को अपने अधीन कर लेते हैं और कर्नाटका के गंगास और वेंगी के चालुक्यों को भी अपने अंडर कर लेते हैं, अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लेते हैं। तो राजा चोला दी फर्स्ट ने काफी टेरिटरी चोला एम्पायर में इंक्लूड कर दी थी, जैसे अभी का तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, ओडिशा का कुछ पार्ट और पूरा केरला और श्रीलंका वाला एरिया। इस तरह उन्होंने अपना पावर एक्सटेंड करके मालदीव्स और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला दिया था। राजा चोला द फर्स्ट के रियान में 3 फेमस तमिल पोएट्स थे। पहले अपार, दूसरे संबंदर और तीसरे सुंदरर। इन तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी किताब लिखी जिसके 11 हिस्से हैं, जिसका नाम है तिरुमुरई।
इन तीनों के द्वारा पोयम्स को कलेक्ट करके एडिट करके एक इसमें कंपाइल किया गया, जिसे फिफ्थ वेदा भी कंसिडर किया जाता है, यानी कि थिरुमरई को फिफ्थ वेदा कंसिडर किया जाता है। फिर इनके पीरियड में यानी कि 1000 एडी में बहुत सारे मैसिव प्रोजेक्ट हुए, लैंड सर्वे और असेसमेंट हुए और टैक्सेशन उसके हिसाब से प्लान किया गया, और उन्होंने अपने किंगडम को इंडिविजुअल यूनिट्स में ऑर्गेनाइज किया, जिसे कहा गया वालानाडु। आगे हम जानेंगे कि चोला का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो उसमें हम वालानाडुस के बारे में जानेंगे। राजा राजा चोला द फर्स्ट, इनके पीरियड में टेम्पल्स बनाए गए, जैसे कि तंजौर का राजराजेश्वरम टेम्पल, जो कि अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसे राज राजा चोल फर्स्ट के द्वारा ही बनाया गया था। और भगवान शिव को डिवोटेड बृहदेश्वर टेम्पल भी राज राजा चोल द फर्स्ट के द्वारा ही बनाया गया था। फिर 1014 एडी में उनकी डेथ हुई, तो बिना किसी डिस्प्यूट के वो साउथर्न इंडिया के लॉर्ड बन गए। फिर राजा राजा चोला द फर्स्ट के सक्सेसर बने उनके बेटे राजेंद्र चोल द फर्स्ट इन 1014 एडी। राजेंद्र चोल द फर्स्ट भी एक एबल सन और प्रिंस थे। राजेंद्र चोल द फर्स्ट ने उनके फादर राज राजा चोल द फर्स्ट के एम्बिशियस करियर को कंटिन्यू रखा और चोला एम्पायर में ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज वो ऐड करते रहे। राजेंद्र चोल द फर्स्ट ने कंप्लीट श्रीलंका कॉन्क्योर कर लिया और 1022 एडी में राजेंद्र चोल द फर्स्ट ने सीधा कालिंगा से अभी के मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल में पहुंचकर आक्रमण किया और पाला डिनास्टी के किंग को हरा दिया, जिस वजह से उन्हें उपाधि दी गई गंगईकोंडा चोला की, क्योंकि उन्होंने गंगा कॉन्क्योर कर लिया था। यहाँ पे गंगा नदी मतलब हुगली नदी को कहा जा रहा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा विच फ्लोज थ्रू मॉडर्न डे कोलकाता। फिर जब ये आक्रमण करके वापस आए तो इन्होंने एक कैपिटल बसाया तंजौर से कुछ ही दूर, और उसे नाम दिया गया गंगईकोंडा चोलापुरम। अब चोला आर्मी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया पर जीत हासिल कर ली। साउथ ईस्ट एशिया पर चोला एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्ट रूल नहीं था, लेकिन इन्होंने यहाँ के कई राजा को हरा दिया, खास करके श्री विजयन किंग को, और फिर तब से साउथ ईस्ट एशिया में चोलास का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया था काफी सालों तक। फिर धीरे धीरे ये कंट्रोल कम हो गया, क्योंकि जब अगेन चोला कमजोर हुए तो यहाँ पे चोला का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग समय है इंडिया के हिस्ट्री में, क्योंकि इतना ज्यादा दूर तक इन्फ्लुएंस पहले कभी इंडिया के दूसरे किंगडम का नहीं था। इसलिए कई बार कहा जाता है कि बे ऑफ बंगाल को चोलाज ने बना दिया चोला पॉन्ड, यानी कि इस समुंदर को इन्होंने अपने घर का तालाब बना दिया। अब साउथ ईस्ट एशिया में जो ज्यादातर किंगडम थे वो बुद्धिस्ट और हिंदू थे, बट ऐसा नहीं था कि चोला ने जब इन पे आक्रमण किया तो उन्होंने वहां पे बुद्धिज्म या फिर हिंदुइज्म लाया। बुद्धिज्म हिंदुइज्म तो इसके पहले ही इसका प्रचार हो चुका था और वो स्प्रेड हो चुका था ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो चोला रूलर साउथ ईस्ट एशिया के एक वास्ट टेरिटरी को कंट्रोल करते थे। तो आज का जो इंडोनेशिया मलेशिया है वहां पर बुद्धिस्ट किंगडम थे और उसके ऊपर हिंदू किंगडम थे, यानी कि कंबोडिया और वियतनाम एरिया में। बंगाल ऑफ पालास के साथ इनके बहुत अच्छे ट्रेड और कल्चरल रिलेशन थे, और ये जानकारी हमें मिलती है तम्रलिप्ति पोर्ट से। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल बोरोबुदुर टेम्पल ऑफ जावा इंडोनेशिया में स्थित है। इसे बनाया गया था शैलेंद्र डिनास्टी के द्वारा 7 to 9 सेंचुरी में। शैलेंद्र डिनास्टी यानी कि श्री विजयन एम्पायर, यानी कि अभी का इंडोनेशिया। खमेर एम्पायर ऑफ कंबोडिया वो काफी बड़ा हिंदू किंगडम था, जिसे चंपा के नाम से भी जाना जाता है। खमेर एम्पायर यानी कि अभी का कंबोडिया और वियतनाम वाला एरिया। फिर सुमत्र रीजन यानी कि अभी का इंडोनेशिया रीजन, वहां पर श्री विजयन एम्पायर था, जिसे शैलेंद्र डिनास्टी के द्वारा रूल किया गया था, जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। राज राजा चोल द फर्स्ट के रियान में इस विजय एम्पायर के साथ चोला के अच्छे रिलेशंस थे। इवन उन्होंने साउथ इंडिया के नागपट्टिनम में बुद्धिस्ट विहार भी बनाया था। बट क्या होता है, यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स कुछ अलग तरीके से काम करती है। अभी के इंडोनेशिया और मलेशिया में बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो किया जा रहा था, और इन दोनों के ऊपर खमेर या कहे चंपा में, यानी कि अभी का कंबोडिया और वियतनाम रीजन में हिंदू रिलीजन फॉलो किया जा रहा था। तो इन दोनों के बीच एक तकरार सी बन गई। तो खमेर एम्पायर मलेशिया पर आक्रमण करना चाह रहा था। तब मलेशिया ने श्री विजय एम्पायर से मदद मांगी इस आक्रमण से लड़ने के लिए, और श्री विजय एम्पायर रेडी हो गए उन्हें सपोर्ट करने के लिए।
और खमेर एम्पायर ने चोला एम्पायर से मदद मांगी। तब चोला एम्पायर में रूल कर रहे थे राजेंद्र द फर्स्ट, और राजेंद्र द फर्स्ट भी खमेर एम्पायर को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गया। फिर खमेर के एम्पिरर सूर्यवर्मन द फर्स्ट ने ताम्रलिंगा एम्पायर यानी कि मलेशिया पेनिनसुला वाला एरिया उस पर आक्रमण किया। तो इस तरह चोला एम्पायर और खमेर एम्पायर जो कि हिंदू शैविस्ट को फॉलो करते थे, और तम्रलिंगा एम्पायर और विजय एम्पायर जो बुद्धिस्ट फॉलोअर थे, इनके बीच युद्ध हुआ जिसमें चोला और खमेर एम्पायर की जीत हुई। और इस तरह चोला रूलर ने खमेर एम्पायर के साथ साथ तम्रलिंगा एम्पायर और विजया एम्पायर चोला एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। और 1025 एडी में ये चोला नेवल एक्सपीडिशन हुआ विजय एम्पायर के अगेंस्ट, जिसमें विजय एम्पायर की हार हो गई थी। राजेंद्र द फर्स्ट ने कादरम, केदाह और मलय पेनिनसुला के एरिया अपने एम्पायर में इंक्लूड किए, और इस वजह से उन्हें एक टाइटल मिला कादरम कोंडन का। इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड होता था वो विजय एम्पायर के थ्रू होता था, जिस वजह से विजय एम्पायर काफी अच्छा खासा टोल कलेक्ट करते थे। पर अब विजय एम्पायर चोला एम्पायर के अधीन आने से इंडिया चाइना के बीच जो ट्रेड हुआ उस पर कोई टैक्स नहीं लगा, उल्टा विजय एम्पायर को टैक्स पे करना पड़ता था चोला को। तो चोला इन्वेजन के कारण श्री विजय एम्पायर डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं, और इवन चोला की फोर्स के द्वारा शैलेंद्र डिनास्टी के लास्ट रूलर संग्रमा विजया तुंगवर्मन को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिस वजह से साउथ ईस्ट एशिया में तमिल मर्चेंट एसोसिएशन जैसे मणिग्रामम, अय्यावोर और एनुरुवर साउथ ईस्ट एशिया रीजन में एक्सपांड कर लेते हैं। फिर आते हैं राजाधिराज चोल, जो राजेंद्र चोल फर्स्ट के बेटे थे। उन्हें क्राउन प्रिंस डिक्लेयर कर दिया गया था 1018 एडी में, उनके फादर राजेंद्र चोल द फर्स्ट के समय में ही। और राजाधिराज चोल ने पूरे रिगल स्टेटस यानी शाही दर्जे के साथ रूल किया, और उन्होंने उनके फादर के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को लीड किया और सिलोन के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को भी लीड किया। और उन्होंने अपना पावर शो किया बाय परफॉर्मिंग एन अश्वमेध यज्ञ। फिर 1059 एडी में मैसूर के पास बैटल ऑफ कोप्पम में उनकी डेथ हो गई। बैटल ऑफ कोप्पम में राजेंद्र चोल द सेकेंड ने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया। राजेंद्र चोल द सेकेंड ये राजाधिराज के भाई थे, और उन्होंने बैटल ऑफ कोप्पम के 3 साल पहले यानी कि 1056 में अपने आप को विरासत का वारिस घोषित किया था, यानी कि राजाधिराज चोल के सक्सेसर थे उनके भाई राजेंद्र चोल द सेकेंड। राजेंद्र चोल द सेकेंड ने डांस और पोइट्री में काफी पेट्रोनेज दिया। तंजौर के बृहदेश्वर टेम्पल में राजराजेश्वर नाकटम म्यूजिकल डांस ड्रामा आयोजित किया गया, जिसमें राजेंद्र चोल द सेकेंड ने अपना पूरा सपोर्ट दिया। फिर 1063 में राजेंद्र चोल के सक्सेसर थे उनके छोटे भाई वीर राजेंद्र चोल। वीर राजेंद्र चोल एक सिग्निफिकेंट चोला रूलर थे, जिन्होंने 1063 टू 1070 एडी में रूल किए। और वीर राजेंद्र चोल ये राजेंद्र चोल सेकेंड और राजाधिराज चोल के छोटे भाई थे। अब इन बातों से हमें जान पड़ता है कि अराउंड 18 टू 20 इयर्स में चोला किंग में काफी रैपिड सक्सेशन हुआ, जैसे कि ये 3 भाई 18 टू 20 इयर्स में ही एक के बाद एक रूल कर रहे थे। अब इस कारण चालुक्य के राजा सोमेश्वर द फर्स्ट को चोलास के अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू करने का चांस मिला। उनका सामना 1066 एडी में हुआ, लेकिन वीर राजेंद्र चोल ने चालुक्य जिस सोमेश्वर द फर्स्ट लीड कर रहे थे उन्हें फिर से हरा दिया। इस तरह हम जान सकते हैं कि वीर राजेंद्र चोल काफी ब्रेव, एबल, वाइस और स्ट्रॉन्ग किंग थे, जिन्होंने न सिर्फ चोला का स्टेटस मेंटेन किए पर चोला की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया। फिर वीर राजेंद्र चोल की 1070 एडी में डेथ हो गई। वीर राजेंद्र चोल ने उनके लाइफ में आर्ट के एरिया में पेट्रोनेज दिया, और उन्होंने सभी देवियों के मंदिरों का ध्यान रखा, खास तौर पर भगवान विष्णु का। वीर राजेंद्र के सक्सेसर थे अति राजेंद्र चोल, जिन्होंने 1070 एडी में कुछ मंथ्स रूल किए। चोला किंगडम में कुछ सिविल अनरेस्ट था, और इस सिविल अनरेस्ट में उनका कत्ल हुआ, और अति राजेंद्र चोल के डेथ के साथ विजयलया चोला की डिनास्टी खत्म हो गई। अब बात के चोला रूलर या कहे लेटर चोलास असल में चोला चालुक्य मैराइटल अलायंस से जन्मे नवयुवक थे।
1070 एडी में वीर राजेंद्र चोल के डेथ के बाद चोला किंगडम में मुश्किल आई। उनके डेथ के बाद एक रिलीजियस विरोध हुआ, जिसे सुनते ही विक्रमादित्य 6 चोला की राजधानी गंगईकोंडा चोलापुरम में विरोध को दबाने चले गए। अब ये विक्रमादित्य 6 जो थे वो वीर राजेंद्र चोल के सन इन लॉ थे। फिर विक्रमादित्य 6 वहां 1 मंथ रुककर अपनी राजधानी में लौट गए। उन्होंने तब अतिराजेंद्र को नए राजा के तौर पर नियुक्त किया, लेकिन कुछ ही मंथ्स में अतिराजेंद्र को एक और विरोध में मार दिया गया। शायद उनके ही लोगों ने उन्हें मार दिया था। अतिराजेंद्र का कोई मेल सक्सेसर नहीं था, तो अतिराजेंद्र की मौत के बाद राजेंद्र चोल, जो बाद में कुलोथुंगा चोल दी फर्स्ट के नाम से जाने गए, उन्होंने चोला किंगडम को अपने कब्जे में किया। अब ये एक नए लाइन के चोला राजाओं का आरंभ था, जो चोला चालुक्य मैरिटल अलायंस के वंशज थे। लेटर चोला का टाइम पीरियड है 1070 एडी टू 1279 एडी। इस पीरियड के दौरान चोला एम्पायर अपने जिनित पर पहुंच चुका था और इस चोला किंगडम को वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री कहा गया। इन चोला रूलर ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को अपने अंडर किया और उनकी आर्मी और नेवी उस टाइम में वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी थी। कुलोथुंगा चोला द फर्स्ट के बाद रूलर बने विक्रम चोला। विक्रम चोला के बाद बने कुलोथुंगा चोला दी सेकेंड, उसके बाद बने राजा राजा चोला दी सेकेंड, उसके बाद राजा धीराज चोला दी सेकेंड, देन कुलोथुंगा चोला दी थर्ड, देन राजा राजा चोला दी थर्ड एंड द लास्ट राजेंद्र चोला द थर्ड। तो 1118 एडी में चोला डिनास्टी डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है और इस फेज ऑफ डिक्लाइन में 1246 एडी में राजेंद्र चोल द थर्ड पावर में आते हैं, जब उनके फादर जिंदा थे, यानी कि राजा राजा चोल द थर्ड जिंदा थे। तो राजेंद्र चोल द थर्ड इस चोला किंगडम के रैपिड डिक्लाइन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर इस टाइम होयसला उनके दुश्मन बन जाते हैं और पांड्यास पावरफुल बन जाते हैं। तो अचानक सुंदर पांड्या और उनके एबल सक्सेसर चोला किंगडम को खत्म कर देते हैं। राजेंद्र चोल द थर्ड एक युद्ध का सामना करते हैं और पांड्यास के हाथों हार जाते हैं। फिर चोला एम्पायर के बाकी भाग पांड्या एम्पायर में इंक्लूड हो जाते हैं और 1268 में कुलशेखरन पांड्या द फर्स्ट राजा बनते हैं, लेकिन चोला एम्पायर को वो 1280 में अपने कब्जे में करते हैं। तो इस प्रकार चोला एम्पायर खत्म हो जाता है जब राजेंद्र चोल द थर्ड की डेथ हो जाती है। अब राजेंद्र चोल द थर्ड की डेथ कैसे हुई, ये तो कंट्रोवर्शियल इश्यू है। किसी का कहना है कि वॉर में युद्ध के समय उनकी डेथ हो गई, तो किसी का कहना है कुछ और रीजन की वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर चोला एम्पायर के एरिया को अदर रूलर कॉन्क्योर कर लेते हैं, जैसे चोला के नॉर्थ को देवगिरी के यादव्स कॉन्क्योर कर लेते हैं, चोला के ईस्ट को वारंगल के काकाटियाज कॉन्क्योर कर लेते हैं, चोला के साउथ को द्वार समुद्र के होयसला कॉन्क्योर कर लेते हैं और फार साउथ में पांड्या रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर चोला एम्पायर खत्म होने के बाद साउथ ईस्ट एशिया में अरब ट्रेडर्स चोला के इन्फ्लुएंस को टेक ओवर कर लेते हैं और अरब्स के आने से धीरे धीरे इस्लाम का स्प्रेड होता है और इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया और वियतनाम में जो भी लोकल बुद्धिस्ट और हिंदू थे वो वाइप्ड आउट हो जाते हैं और इस्लामिक एम्पायर सा सेटअप कर लेते हैं बाय द टाइम 18th-19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स डच के आने तक। अब जानते हैं चोला एम्पायर के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वोपरि अधिकारी यानी कि टॉप ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन राजा ही था। राजा सारी एक्टिविटीज का सेंटर था। राजा का पोस्ट हेरिडिटरी था, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता था। चोलाज ने काफी ग्रैंड टाइटल अज्यूम किए, जैसे चक्रवर्ती गर्ल, त्रिलोक सम्राट। हाईएस्ट क्लास ऑफिसर को पेरुंदम कहा जाता था और लो क्लास ऑफिसर को सेरुंदम कहा जाता था। एक ऑफिसर जिसका नाम उदन कुयतम था, जो हमेशा एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह राजा के साथ रहता था। मिलिट्री और सिविलियन ऑफिसर्स के बीच कोई डिवीजन नहीं था। अब जानते हैं चोला एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। चोला एम्पायर को प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, जिसे मंडलम कहा गया। फिर मंडलम को कोत्तम या फिर कहे वालनाडु में डिवाइड किया गया और वलनाडु को नाडु में डिवाइड किया गया, यानी कि टेरिटरी। नाडु में एक असेंबली का सिस्टम था जिसे नट्टर कहते थे। इसमें सारे विलेजेस और टाउन के रिप्रेजेंटेटिव होते थे और इनका मेन फंक्शन लैंड रेवेन्यू सिस्टम को मैनेज करना होता था। ग्रुप ऑफ विलेजेस को कुर्रम कहा जाता था एंड द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब जानते हैं सोसाइटी के बारे में। साउथ में कास्ट का डिवीजन नॉर्थ इंडिया की तरह चतुर्वर्ण सिस्टम पर बेस्ड नहीं था।
जबकि प्रोफेशनल ग्रुप्स के बेसिस पर सोसाइटी का डिवीजन किया गया था। जो मेन डिवीजन किया गया वो ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स के बीच किया गया। शूद्र की इंपॉर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी, पर उनका मेन टास्क सर्व करना ही था। शूद्र को शत शूद्र और अशत शूद्र में डिवाइड किया गया था। अगर शत शूद्र का टच किसी हाई क्लास इंसान को लग जाए तो उसे पोल्यूटेड नहीं माना जाता था, जबकि अशत शूद्र का टच पोल्यूटेड माना जाता था और उन्हें टेंपल में भी एंटर करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। कास्ट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, इदंगई एंड वलंगई। जबकि जो पोजीशन थी वलंगई कास्ट की वो ज्यादा प्रिविलेज थी इदंगई कास्ट से। इदंगई ग्रुप में स्मॉल ट्रेडर्स, आर्टिसंस और लेबरर्स थे। इस पीरियड में सती ट्रेडिशन का भी एविडेंस मिलता है। चाइल्ड मैरिज और पॉलीगेमी पॉपुलर था। अब जानते हैं इकोनॉमी के बारे में। इनकी ज्यादा इकोनॉमी बेस्ड करती थी एग्रीकल्चर पे। इस पीरियड में वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स और ऑक्यूपेशन भी एग्जिस्ट करते थे। इस पीरियड की मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री टेक्सटाइल की थी, जिसमें स्पिनिंग एंड वीविंग इंक्लूड था। मेटल इंडस्ट्री भी काफी अच्छे स्टेज पर थी। चोला एम्पायर में इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में डेवलपमेंट हुआ। इस पीरियड के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थे वलांजियर और नंददेशी, और तीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम 10 से 15 मिनट पहले जान चुके हैं। मार्को पोलो जो विजिटर थे, उनके अकाउंट से पता चलता है कि वारंगल में एक्सेसिव क्वांटिटी में डायमंड अवेलेबल था और इकोनॉमिक लाइफ में टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो जानते हैं टेंपल कैसे इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। नए क्षेत्रों को बसाने और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मंदिरों को इरिगेशन की ग्रोथ में बड़ा भूमि ग्रांट दिया गया। तो मंदिर द्वारा तालाब और सरोवर बनाए गए। मंदिर द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्राफ्ट प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया गया और मंदिर एक बैंक की तरह काम करता था और ट्रेडर को इंटरेस्ट पे पैसे देता था। मंदिर के आसपास मार्केट एस्टेब्लिश किया गया। उस समय मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं बल्कि एजुकेशनल सेंटर और जनरल पब्लिक का गैदरिंग पॉइंट भी हुआ करता था। इस तरह अर्बनाइजेशन के लिए टेंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। चोला एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लोकल सेल्फ गवर्नेंस डिस्कस करना रह गया है। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था कि भले ही उनका सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, पर उन्होंने लोकल लेवल पर गवर्नेंस को ऑटोनॉमस रखा था। मतलब चोला रूलर इंपेरियलिस्ट थे और उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बिल्ड किया था अपर लेवल पर, बट लोअर लेवल पर उन्होंने गांव को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दे रखी थी, जिसका जिक्र मिलता है दो इंस्क्रिप्शन में 919 एडी और 929 एडी में उत्तर मिरर से। चोला पीरियड में तीन तरह के इंस्टीट्यूशन थे विलेज में, ऊर, सभा और नागरम। लोकल सेल्फ गवर्नेंस के टूल के तौर पर इन तीनों इंस्टीट्यूशन का नाम लिया गया है चोला पीरियड के रेफरेंस में। और ऊर को फॉर्म किया गया था कॉमन विलेज के द्वारा, जो विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करता था। सभा या महासभा ये अग्रहार विलेज में फॉर्म किया गया था। अग्रहार विलेज को ब्रह्मदेया भी कहा गया है। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दी जाती थी, उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। तो ऐसे लैंड को संभालने या कहे शासन के लिए सभा या महासभा को फॉर्म किया गया था और कॉमन विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए ऊर को फॉर्म किया गया था। और नागरम ये मर्चेंट्स का इंस्टीट्यूशन था और सभा के द्वारा वेरियस कमिटी फॉर्म की जाती थी और इस कमिटी को वरियम कहा जाता था। वरियम के फंक्शंस थे पब्लिक लैंड की ओनरशिप रखते थे, इनके पास इंडिविजुअल लैंड की जुडिशियल अथॉरिटी हुआ करती थी। ये लोग एरेबल फार्मिंग भी किया करते थे, यानी कि जंगल की जमीन को साफ कर कर वहां एग्रीकल्चर करना। रेवेन्यू असेसमेंट का काम भी किया करते थे और नॉन टैक्सेबल लैंड का ऑक्शन किया करते थे। और लैंड और इरिगेशन में कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो इसे रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी भी इनकी थी। अब लोकल सेल्फ गवर्नेंस में कौन जा सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है एज क्राइटेरिया, जो होती थी 35 ईयर्स टू 70 ईयर्स। सेकेंड, जिसके पास एटलीस्ट 1.5 एकड़ लैंड हो। थर्ड, खुद की लैंड पर खुद का घर हो। फोर्थ, एटलीस्ट एक वेद के बारे में नॉलेज हो। फिफ्थ, उन पर्सन को इनएलिजिबल कंसिडर कर दिया जाता था जो कमिटी के 3 ईयर्स से मेंबर हो। सिक्स्थ, जो इनकम एक्सपेंडिचर की डिटेल्स को प्रॉपरली फर्निश ना कर पा रहे हो, उन्हें नहीं लिया जाता था। और सेवेंथ, जिसपे चोरी का आरोप हो या दूसरे पाप में इन्वॉल्व हो, उसे भी नहीं लिया जाता था। अब चोला एम्पायर्स के कुछ अचीवमेंट के बारे में जानते हैं। चोला रूलर्स ने द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स को बहुत ही वंडरफुली डेवलप्ड किए और 1000 एडी में राजराजा चोल द फर्स्ट ने तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था। 1025 एडी में राजेंद्र चोल द फर्स्ट ने गंगा कोंडा चोलापुरम बनवाया था।
चोला रूलर ने अपने पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए रिलीजन का यूज किया और चोला रूलर्स के टेम्पल में अपने यानी कि किंग के स्टैच्यू इंस्टॉल किए। इसी कारण इस पीरियड के जो ज्यादा टेम्पल है उसे रूलर के नाम से जाना जाता है, जैसे राजा राजेश्वर टेम्पल। साउथ इंडिया का कांचीपुरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन बन गया। नटराज शिवा इन डांसिंग पोज जो कि ब्रॉन्ज मेटल से बनाया गया था, इट इज कंसिडर्ड एज अ फाइन पीस ऑफ वर्क। 12th सेंचुरी में काम्बन या कहे कवि चक्रवर्ती काम्बन चोला किंग के कोर्ट में पोएट थे। उन्होंने रामायण का तमिल वर्जन लिखा जिसे रामवतरम कहा गया एंड पॉपुलरली इट इज नोन एज काम्ब रामायण। एज ऑफ काम्बन को गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर कहा गया। चोला पीरियड में मेन रिलीजन थे शैविज्म एंड वैष्णविज्म। इस पीरियड का टेम्पल का मेन फीचर था डांस ऑफ देवदासीज। गेटवे ऑफ टेम्पल को गोपुरम कहा जाता था और इस गेट के साइज के हिसाब से रूलर के पावर का पता लगाया जाता था, यानी कि गोपुरम से पता चलता था कि उनके एम्पायर का टेरिटोरियल एरिया कितना बड़ा है। इसीलिए युद्ध के बाद राजा के द्वारा जब एम्पायर एक्सपांड किया जाता था तो टेम्पल के गोपुरम को भी रिनोवेट किया जाता था और एम्पायर के साइज के हिसाब से गोपुरम का साइज हुआ करता था, यानी कि गोपुरम एम्पायर के टेरिटोरियल एरिया का सिंबल था। इसी तरह होयसला डिनास्टी जो है जिसके बारे में हम आगे समझेंगे, उसका कैपिटल था द्वार समुद्र जो कि कर्नाटका में आता है और यहाँ हेलीपीड के नाम की जगह पर इन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनवाए जिसमें सबसे फेमस था होयसलेश्वर टेम्पल। होयसला डिनास्टी के अंदर कन्नड़ पोएट्स पंपा, पोन्ना और रान्ना ये बहुत फेमस थे। फिर नानिया नामक एक राइटर ने तेलुगु महाभारत लिखी। ये चालुक्य किंग के कोर्ट पोएट थे। नानिया ने तेलुगु महाभारत लिखना स्टार्ट किया था पर इसे कंप्लीट किया गया तिक्कना के द्वारा। तो इन सब पोएट के नाम इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे का टॉपिक कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, यानी कि मौर्य एम्पायर जब डिक्लाइन कर दिया था उसके कुछ समय बाद फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में जानने वाले हैं। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।